नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस हफ्ते की सुर्खियों पर। देख रहे हैं आप कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा ईरान, इजराइल और अमेरिका का जंग चलते चला आ रहा है और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खबर ये आ रही है कि ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड ने अब एक तरीके का तख्ता पलट करते हुए वहाँ के सेना और सत्ता के साथ प्रशासन, शासन की, सरकार की कमान संभाल ली है। और इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के कोशिश करने की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रयास किया, जिसमें कई देशों के विदेश मंत्री और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी के साथ हमारे देश में भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी पश्चिम बंगाल की सरकार को बहुत लताड़ लगाते हुए, लगभग डांटते हुए कहा है कि जो मालदा में हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये सीधे सीधे अदालत को चुनौती देने जैसा है। साथ ही आम आदमी पार्टी के युवा और लोकप्रिय चेहरे, राज्यसभा के सदस्य, उनको भी आम आदमी पार्टी ने, राघव चड्ढा को, राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया है। क्या है इन सब के मायने, इस पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट अभिषेक सर के साथ। अभिषेक, सबसे पहले तो ये ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड जी, इसने एक तरीके से गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर लिया है ईरान की, और अभी तक लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि जब ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप खामेनेई के साथ उस हादसे में ख़त्म हो गई थी और मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप उसी समय जब ईरान में इसराइल और यूएस अटैक में ख़त्म हुई, तो उसके बाद से आखिर कौन ईरान को चला रहा है? जो दूसरे हेड ऑफ द स्टेट मुज्तबा खामेनेई बनाए गए, उनको शायद जंग में या अटैक में चोटें आ गई और वो उस तरीके से सक्रिय नहीं थे या नहीं है। इस बीच ये खबर, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या है ये पूरा मामला? अब ईरान में सर इस समय पावर स्ट्रगल चल रहा है, और जो अमेरिका कहता था कि ईरान में रिजीम चेंज, तो एक तरीके से रिजीम चेंज हो गया। एक तरीके से रिजीम चेंज ही हो गया है। तो ईरान में जो है वो पावर के 2 सेंटर्स बन गए। एक वहाँ के राष्ट्रपति हैं और एक IRGC है, पेजेश्कियान। तो IRGC के जो हेड है इस समय अहमद वाहिदी, तो IRGC ने टोटल ईरान पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर भी IRGC का ही कंट्रोल हो गया है, और पेजेश्कियान के कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को IRGC ने होल्ड पे डाल दिया है। जिसमें लेटेस्ट ये अपने व्यूवर्स को बताने के लिए कि पेजेश्कियान ने एक इंटेलिजेंस मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को इशू किया था और IRGC ने उस पर होल्ड कर दिया उसको। और कई मिनिस्टर्स, कई अपॉइंटमेंट्स को IRGC ने होल्ड किया है। यहाँ तक कि पेजेश्कियान जो है वो मुश्तबा खामनेई से मिलना चाहते थे, IRGC ने मिलने नहीं दिया। अच्छा, तो IRGC का कंट्रोल ईरान पे बढ़ा है और टोटली एक साइलेंट कूप हुआ है ईरान में, जहां हम देखते हैं कि IRGC ने ईरान पे कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर लिया है। और जो आप बता रहे थे कि ईरान को अब IRGC ही चला रहा है। अब वहां पे राष्ट्रपति साइडलाइन हो चुके हैं, तो IRGC के टोटली कंट्रोल में इस समय अब ईरान है। यानी एज अ हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट बस एक फॉर्मल या नॉमिनल हेड रह गए, बस एक रह गए हैं। और टोटल सारे एग्जीक्यूटिव, सारे पॉलिटिकल, मिलिट्री डिसीजंस IRGC ले रही है। और ये IRGC 1979 में बनी थी इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद, और इस्लामिक रिजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ईरान में दो आर्मीज हैं। एक तो फ्रंटियर्स का प्रोटेक्शन करती हैं, फ्रंट्स का, जो जनरली हर कंट्री में होती है। एक ये IRGC है जिसका काम था कि जो इस्लामिक रिजीम है उसकी रक्षा करना इंटरनली। तो इंटरनली कोई प्रोटेस्ट होता है, डिसेंट है, कोई कुछ हो रहा है, तो IRGC वाले उसको सप्रेस करते हैं, जैसे भी दिसंबर और जनवरी में हुआ था। तो IRGC इस समय अमेरिका से लड़ कौन रहा है? वो IRGC के लोग लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से IRGC इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों का काम करता है। दोनों। तो ईरान में अब इस समय टोटली जो है वो IRGC जो सारे रूल्स बना रहा है। आप देखिए IRGC की तरफ से वीडियोस भी इशू होते हैं कि वो क्या कह रहे हैं अमेरिका से या क्या कह रहे हैं वो इजराइल से। वहाँ के राष्ट्रपति पेजेश्कियान कोई डिसीजन नहीं ले रहे। इस बीच हमने देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की मुहिम चलाई है और उसको लेकर के दुनिया के तमाम देशों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं।
तो ये क्या डेवलपमेंट है? अब सर देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और क्या भारत इसमें शामिल है? हाँ, इंडिया इसमें शामिल हुआ। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड भी किया था और फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने, अच्छा, और 60+ कंट्रीज ने इस पूरे मीटिंग को ज्वाइन किया। मिस्री साहब थे इसमें। मिस्री साहब थे। तो दरअसल देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मुझे तो लगता है कि ये रीजनल वॉर से ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक डिसऑर्डर पैदा कर रहा है। प्लस दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस बढ़ रही है। तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को वर्ल्ड को लग गया है कि ट्रम्प तो नहीं ओपन करा सकते। जो ट्रम्प चिल्ला रहे थे हम खुलवाएंगे, ट्रम्प के बस में नहीं है, ट्रम्प की कैपेसिटी नहीं रही। तो यूके ने यहाँ पर इनिशिएटिव लेते हुए एक मीटिंग बुलाई थी, इनविटेशन इंडिया को भी आया था। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने टोटली सपोर्ट किया है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान को ओपन करना पड़ेगा। ईरान की दादागिरी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे नहीं चलेगी, क्योंकि आप लड़िए, आप अमेरिका से लड़िए, आप इजराइल से लड़िए, ये इट्स योर वॉर, आप लड़िए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। बट आप दुनिया को क्यों प्रॉब्लम में डाल रहे हैं? आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्यों क्राइसिस में ला रहे हैं? तो आपने एनर्जी क्राइसिस हर देश में पैदा कर दी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन यूरोप ऑल्सो। जाहिर सी बात। तो यूरोप के कंट्रीज, यूके है, फ्रांस है, तमाम ऐसे देश हैं, जर्मनी है जो नाटो के मेंबर हैं, लेकिन अब अमेरिका का साथ वो नहीं दे रहे हैं। तो उनको लगता है हम खुद, और ट्रंप ने भी इधर कई बार ये कहा कि भैया तुम लोग खुद ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन कराओ। ट्रंप ने तो उन्हें कावर्ड, डरपोक, और न जा अपनी सुरक्षा खुद करो, अब अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं है, नाटो छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, ये सब बातें। और अभी जो है इस वॉर के 1 महीना हो गया, मोर देन 1 मंथ, तो अभी उन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स को एड्रेस भी किया था। तो ट्रंप ने तो स्ट्रेट अवे कह दिया कि 2 से 3 हफ्ते में हम ईरान पे बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं और हम ईरान वॉर से निकलेंगे बाहर, चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन हो चाहे ना ओपन हो। तो अमेरिका जिसको तेल खरीदना हमसे खरीदे। तो अमेरिका तो टोटली बिजनेस कर रहा है, हार्मूज खुलाओ या बंद करो, हमसे मतलब नहीं है, हमसे तेल ले लो ना हो तो। अब उनका दूसरा नंबर क्यूबा पर है, अब वो कह रहे हैं हम क्यूबा को देखेंगे। तो ट्रंप तो टोटली बिजनेस माइंडेड है, जहां फायदा होता है ट्रंप पहुंच जाते हैं। लेकिन पूरी यूरोप की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, मींस पूरे एशिया की इकोनॉमी, या कह लीजिए वर्ल्ड की इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो रही है। जाहिर सी बात है। तो 60+ कंट्रीज ने यहाँ पर एक मीटिंग की थी, उसको लीड किया था यूके ने, इंडिया वाज अ पार्टी टू दैट। और हमने स्ट्रेट अवे कहा है भारत का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमारे 3 सेलर्स मारे गए मर्चेंट शिप पर। हमारे मिस्री साहब ने पॉइंट उठाया कि वी लॉस्ट आवर 3 मैरियर्स पूरे, अब इंडिया इज द ओनली कंट्री। तो हम तो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है टोटली ओपन हो, और ईरान इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकता जो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, आप अपने देश में अगर देखें तो इधर कल से बड़ी खबर चर्चा में है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा तो बड़ा वीडियो भी वायरल किया अपना। अच्छा, तो ये क्या है और आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या एक उभरते हुए युवा लोकप्रिय चेहरे के रूप में आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को क्या राघव चड्ढा से ही कुछ असुरक्षा महसूस हो रही थी? मुझे तो लगता है ऐसा ही कुछ है, क्योंकि एक्चुअली में सर अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, देखिए आप देखिए जब शराब घोटाला हुआ तो राघव चड्ढा का जो स्टैंड होना चाहिए था वो नहीं था। उस समय देश के बाहर भी चले गए थे। जब बाद में उन्होंने कहा आपका इलाज कराने गए थे। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो ये विदेश चले गए थे। और राज्यसभा में जो ये मुद्दे उठा रहे हैं, अब वो अरविंद केजरीवाल को नहीं पसंद आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो जो मुद्दे हैं वो पब्लिक से जैसे मतलब वो न्यूट्रल, मतलब ब्लिंकिट और जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनका उन्होंने मुद्दा उठाया। एयरपोर्ट पे मतलब वो पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज नहीं। और ये अभी उठाया था उन्होंने, जो ये टेलीकॉम कंपनीज हैं जो ये रिचार्ज कराती हैं हम लोगों से, इसका मैटर उठाया था। यहाँ पर मैटर कुछ और है। यहाँ आम आदमी पार्टी को जो है, जो वही है ना पावर कॉन्फ्लिक्ट वाला, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि राघव चड्ढा ने उनका उस तरीके से साथ नहीं दिया। और जबकि उन्होंने इनको पहले विधायक बनाया, बाद में राज्यसभा मेंबर भेज दिया। राज्यसभा मेंबर तो आप जानते हैं सर ऑबलाइज करने के लिए भेजा जाता है, अपने जो पसंदीदा लोग होते हैं उनको। तो एक समय इसका मतलब राघव चड्ढा बहुत पसंदीदा थे। मुझे याद है पंजाब चुनाव के पहले तो लगभग ये कहा जा रहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री यही होंगे,
और अगर ये नहीं बने तो सरकार पीछे से यही चलाएंगे। और स्टार कैंपेनर में से इनका नाम भी हटा दिया गया, आम आदमी पार्टी हटा दिया। तो मुझे तो लगता है बिहाइंड द कर्टन बीजेपी खेल खेल रही है। बीजेपी के इशारे पे ही आम आदमी पार्टी ने इनको हटाया होगा। उपनेता से हट गए हैं, पार्टी से वो भी नहीं निकले हैं, लेकिन जो इन्होंने वीडियो जारी किया है अब उससे तो प्योरली लगता है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बी इन आम आदमी पार्टी, क्योंकि टोटली उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोला है उसमें। और ये अब ये है कि अब मैसेज उन्होंने दे दिया है कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनको भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में हमारा भविष्य है नहीं, राज्यसभा जहाँ तक जा सकते थे पहुंच गए और कुछ अब है नहीं, दिल्ली में सरकार रही नहीं, पंजाब जा नहीं सकते और कोई स्कोप है नहीं, तो इससे अच्छा है बीजेपी में चलो। तो ये भी एक हो सकता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है, सबको सर अपना करियर बढ़ाना है, तो उनको भी है कि भाई बीजेपी में रहो, और बीजेपी में ही करियर दिख रहा है सबको, तो उनको भी दिख गया तो वो भी वहाँ चले जा रहे हैं। तो इस वजह से ये इश्यूज हुए हैं। अब इसमें आप जो डिप्टी लीडर के पद से हटाए गए हैं उसमें ये है कि भाई इनको स्पीकर उतना टाइम नहीं देंगे। हमने डिप्टी स्पीकर के पद से हटाने से कोई बहुत नुकसान तो होना नहीं है। आपकी राज्यसभा की मेंबरशिप जैसे कि तैसे बनी रहेगी और आप बोल भी सकते हैं, बोल भी सकते बट जो आपको ज्यादा टाइम मिलता था भाई, आम आदमी पार्टी के साथ शायद 10 मेंबर है, तो टाइम, अटेंशन, अट्रैक्शन, फोकस में थोड़ा सा कम आएगी। सांसद तो आप ही हैं, आप बोल भी सकते हैं, बस ये है उतना ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, बस यही है। लेकिन अब वो उनको लग रहा है कि मेरे साथ ये इनजस्टिस हुआ है, तो अब वो अपना भी देखेंगे भाई। अब ये पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी का आंतरिक मामला है, और बीजेपी खुश हो रही है, बीजेपी के जाओ तुम आओ बस। एक सचिन पायलटे बचे हैं, उनको बीजेपी ला नहीं पा रही है। सिंधिया आ गए, अब ये भी नंबर में लगे, जितिन प्रसाद आ गए, असम के देखिए मुख्यमंत्री हेमंता आ गए, तो कहाँ कौन बचा, तो इनको भी ले लो आप। शुभेंदु अधिकारी भी आ गए। अच्छा, ये कल चीफ जस्टिस सूर्यकांत बहुत नाराज हो गए और उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार में चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस और संबंधित जिले के डीएम, एसपी सबको तलब करके बड़ा फटकार लगाया और एडवोकेट जनरल को कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने अदालत को चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट का हम इस तरीके के अधिकारों का आपने हनन करने का प्रयास किया। क्या था ये मामला? जो वहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स को उन्होंने हाईजैक करके किडनैप कर लिया था, वही मैटर है सारे। मैटर कुछ यूं ही है कि जो एसआईआर के काम में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल की जगह जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाया, क्योंकि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सरकार के प्रभाव, राज्य सरकार के प्रभाव के बाहर रह के काम करेंगे, तो शायद पश्चिम बंगाल सरकार को पसंद नहीं आया होगा। तो उन्होंने मालदा ज़िले में जो न्यायिक अधिकारी थे और उसमें 2 और भी लोग थे, मतलब कुल 9 लोगों को एक तरीके से बंधक बना लिया और 9 घंटे तक बिना खाना पानी के रखा और जो भी दबाव डालने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं रात 2 बजे तक जग कर सारे मामले को देखता रहा, नज़र रखे रहा और एक एक पल की खबर लेता रहा। और चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट से जो उन्होंने रिपोर्ट मांगी और जो उनको पत्र उन्होंने दिया, उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए फिर सारी जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी। और आज एनआईए के डीआईजी और आईजी पहुंच भी गए हैं। तो ममता बनर्जी तो पूरा एक तरीके से एनार्की, एनार्की क्या, वो अब इस तरीके के हद पर जा रही है कि वो राष्ट्रपति शासन, क्योंकि कानून व्यवस्था और संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर रही है, चल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये ज्यादा उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की तो कोर्ट ही ना राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए लगा दे। सही कह रहे हैं आप। जो हालात है, मतलब इस तरीके से टीएमसी किस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। के जो वर्कर्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने भी प्रोटेस्ट किया था, धरना प्रदर्शन किया था। पॉलिटिकल इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, बट इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए जैसा टीएमसी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट अगर नाराज हो जाएगा तो फिर आप अपने शासन प्रशासन में जो अभी चुनाव करा सकने में जो भी इलेक्शन कमीशन की सख्ती के बावजूद करा सकते हैं, वो अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। सही बात है। इस तरीके से तो बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी होगा, एनार्की होगी, एक पूरा प्रशासनिक मशीनरी ध्वस्त हो जाती है। ये ठीक नहीं है। और फिर मतलब एक आप बहुत गलत एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स के लिए भी एग्जाम्पल सेट। पॉलिटिकल जो है इश्यूज या पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी तरह हैं, उनको पॉलिटिकली ही सॉल्व भी करना चाहिए।
तो आपने देखा हमारा आज का ये प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक। अगर आप कोई और मुद्दे इस प्रोग्राम में चाहते हैं कि हम लोग उठाएं, उस पर चर्चा करें, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।